45 subsection 1, profit arising from transfer of capital asset is chargeable under the head capital gain in the year of transfer. तो वो जो लाइन थी 45 सबसेक्शन 1 वाली, ट्रांसफर कैपिटल एसेट कहाँ डिफाइंड है, किस सेक्शन में डिफाइंड है कैपिटल एसेट? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। ट्रांसफर किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। तो उसके बगल में लिखा हुआ है 45 सबसेक्शन 1 इक्वल टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 प्लस सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, YOC इक्वल टू YOT, ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर। आया एक्सेप्शंस, when YOC is not equal to YOT, तो वहां जाए एक्सेप्शन टू YOC इक्वल टू YOT कब नहीं होगा? इन फॉलोइंग केसेस कैपिटल गेन इज चार्ज टू टैक्स ऑन रिसीव्ड बेसिस। आपको याद होगा हमने डीन ट्रांसफर में किया था, अगर देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट तो जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा। किस ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में इंश्योरेंस मिलेगा। तो 45 सबसेक्शन 1 है इंश्योरेंस कंपनसेशन, उसके आगे लिख लेना ईयर इन विच इंश्योरेंस कंपनसेशन इज रिसीव्ड। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 क्या है? कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। यहां पर लिख लेना YOC इक्वल टू ईयर इन विच स्टॉक एंड ट्रेड इज सोल्ड, इन विच स्टॉक एंड ट्रेड इज सोल्ड। 45 सबसेक्शन 5 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी है। यहां पर किस ईयर में टैक्सेबिलिटी आती है? जिस ईयर में इनिशियल कंपनसेशन मिलता है। तो YOC इक्वल टू लिखिए, YOC इक्वल टू ईयर इन विच होल और पार्ट ऑफ इनिशियल कंपनसेशन इज रिसीव्ड। होल और पार्ट ऑफ इनिशियल कंपनसेशन इज रिसीव्ड। कैपिटल एसेट किस सेक्शन में डिफाइंड है कैपिटल एसेट? मैंने कैपिटल एसेट का मतलब क्या बताया था? सब कुछ कैपिटल एसेट है एक्सेप्ट 5 एक्सक्लूजन। देखिए क्या लिखा हुआ, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया था आपको? बंडल ऑफ राइट्स। तो वहां लिखो प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में बंडल ऑफ राइट्स, वेदर मूवेबल ऑब्लिक इमूवेबल, whether used for personal purpose or for business purpose, everything is a capital asset except following 5 exclusion, जिसमें पहला कौन सा है? stock in trade, raw materials, consumable stores held for the business। इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया? क्योंकि इसकी इनकम PGBB में जाके टैक्स हो जाती है। दूसरा क्या है? एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया। रूरल एरिया क्या डिफाइंड है? 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख 2 किलोमीटर, 1 लाख से 10 लाख 6 किलोमीटर, 10 लाख से ज्यादा कैसे? एरियल डिस्टेंस कौवे वाला। तीसरा पर्सनल एसेट्स हेल्ड फॉर डेली यूज। क्या चीज पर्सनल एसेट नहीं है? ZP की सास, ये जब आ गया है डी कर लो। J फॉर A फॉर D फॉर B फॉर S फॉर A फॉर एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये पर्सनल एसेट नहीं है तो क्या है? कैपिटल एसेट है। फिर गोल्ड बॉन्ड्स 1999 और स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991। ये कैपिटल एसेट दो तरह के, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। नेचर ऑफ एसेट, डेप्रिसिएबल एसेट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स कितने तरह के? 5। पहला शेयर्स ऑफ ए कंपनी। शेयर्स कितने तरह के? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी इंडियन या फॉरेन? दोनों। लिस्टेड या अनलिस्टेड? दोनों। पब्लिक या प्राइवेट? दोनों। बी क्या है? लिस्टेड बॉन्ड्स। कहां ये लिस्टिंग कहां होनी चाहिए? इंडिया में, इंडिया के बाहर? इंडिया में। फिर सी क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। अदर कैपिटल एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। इसे कैलकुलेशन करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको?
जिस दिन आप बेचेंगे उस दिन को एक्सक्लूड करेंगे। नोट में देखिए, इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग द डे द एसेट इज ट्रांसफर्ड इज एक्सक्लूडेड। द दो बार है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर। Sale, exchange and relinquishment of the asset, extinguishment of any rights, compulsory acquisition of the asset by the government, conversion of asset into stock in trade, possession of any immovable property in part performance of contract, any transaction which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property, maturity or redemption of zero coupon bond। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर डिफाइन करता है। और क्या चीज ट्रांसफर नहीं होता है? सेक्शन 47 में है, व्हाट इज नॉट ट्रांसफर? गिफ्ट्स, विल और इनहेरिटेंस। चार्जिंग सेक्शन खत्म। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट का नाम क्या रखा है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर तीन तरह के, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड ट्रांसफर एक्सपेंसेस। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो क्या माइनस करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फॉर्मूला फॉर इंडेक्सेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला है इंडेक्स वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू ऑफ एक्विजिशन ईयर इन विच द असेसी फर्स्ट एक्वायर्स द एसेट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला है इंडेक्स वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर इनटू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। किसका इंडेक्सेशन नहीं होता है? कमाल है, कमाल है। सेक्शन 48 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अगर पैसा आपको कैश में मिला है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या नहीं होता है? या मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं होता। अगर आपको कंसिडरेशन काइंड में मिलता है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट। स्पेशल केसेस, सेक्शन अगर 50C है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? सर्कल रेट और सेल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट मिला है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? इंश्योरेंस क्लेम। इसके बाद क्या लिखा होगा? 45 सबसेक्शन 2 क्या है? कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और 45 सबसेक्शन 5 अगर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द एसेट बाय द गवर्नमेंट है तो इनिशियल कंपनसेशन रिसीव और रिसीवेबल। दो चीजें मैंने छोड़ दिया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में, आप लिखिए 45 सबसेक्शन 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लिखिए 45 सबसेक्शन 3 में अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। और एक छोड़ा है, बताइए कौन सा? 45 सबसेक्शन 4 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या था उसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहां लिखा हुआ है? नहीं, वो तो बाद में लिखा हुआ ना फुल वैल्यू। चलिए सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जनरल क्या है? परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ द एसेट। ये जनरल है। बताइए अगर एसेट 1 अप्रैल 1981 से पहले एक्वायर किया जाता है तो देन यू हैव ए चॉइस, और चॉइस में आप क्या एक्सरसाइज करेंगे? व्हिचएवर इज हायर। तो परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज, क्या लिखा हुआ है यहां पर? परचेज प्राइस यहां लिखिए प्लस ब्रोकरेज और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 1981 व्हिचएवर इज हायर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ओरिजिनल शेयर्स का परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज, बोनस शेयर्स का नील। अगर बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 1981 से पहले अलॉटेड है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 1981। राइट शेयर्स का
प्राइस पेड टू द कंपनी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का प्राइस पेड टू द कंपनी और न्यू शेयर होल्डर का प्राइस पेड टू द कंपनी प्लस प्राइस पेड टू द रिनाउंसर। और राइट शेयर एंटाइटलमेंट एक कागज दिया जाता है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होगा। बताइए शेयर्स का कैलकुलेशन करने के वक्त एसटीटी इग्नोर करेंगे, खरीदते वक्त जो एसटीटी दिया है वो भी इग्नोर, बेचते वक्त जो एसटीटी दिया है वो भी इग्नोर। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस नील, टेनेंसी राइट्स नील, गुडविल ऑफ ए बिजनेस नील, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग जिसको वो पेटेंट कहेंगे उसका भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। बताइए अगर आपने ये एसेट किसी से खरीदा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? परचेज प्राइस। क्या चीज नॉट एप्लीकेबल होता है? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 1981। सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 क्या है? डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इन केस द एसेट इज एक्वायर्ड थ्रू ए मोड गिवन इन सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या है? व्हाट इज नॉट ट्रांसफर, गिफ्ट्स, विल, इनहेरिटेंस इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। हु इज द प्रीवियस ओनर? Previous owner is the person who acquires the asset by paying the price. आया? ओके। अच्छा इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से काउंट करेंगे हम लोग? प्रीवियस ओनर से। तो लिख लेना यहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग shall be computed from the date the previous owner acquires the asset. Section 49 subsection 4 deemed cost of acquisition where value is taxed under the head other sources. In case of land and building is gifted and section 56 subsection 2 is applicable, then cost of acquisition is amount taxed under the head other sources. In case of land and building is sold and section 56 subsection 2 is applicable. अच्छा एक बात बताइए, लैंड और बिल्डिंग में अदर सोर्सेज का एप्लीकेबल हो जाएगा? मैंने 3 कंडीशन बताया था। गिफ्ट होना चाहिए 1 अक्टूबर 2009 के बाद, किसको? नॉन रिलेटिव को, और सर्कल रेट कितने रुपए से ज्यादा होना चाहिए? 50,000 रुपए से ज्यादा। देन अमाउंट इज टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो जितना अमाउंट अदर सोर्सेज में टैक्स हो गया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। करेक्ट है? लैंड और बिल्डिंग जब बेचा जाता है और कोई खरीदता है तब अदर सोर्सेज में कब टैक्सेबल होगा? डिफरेंस एक्सीड्स 50,000, यानी कि सर्कल रेट माइनस परचेज प्राइस, दैट डिफरेंस एक्सीड्स 50,000, देन द होल डिफरेंस इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? परचेज प्राइस प्लस अमाउंट टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेज, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वही लिखा होगा। So in case of land and building is sold and section 56 subsection 2 is applicable, then cost of acquisition equal to purchase price plus amount tax under the head other sources. In case of ZPB की SAS is gifted and 56 subsection 2 is applicable, then cost of acquisition equal to amount tax under the head other sources. In case of ZPB की SAS is sold and section 56 subsection 2 is applicable, then cost of acquisition is purchase price plus amount tax under the head other sources. Expenses on ट्रांसफर, शेयर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट के बाद जो एस है वो शेयर्स है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्या होता है? एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट। एग्जांपल में लिखना चाहे ब्रोकरेज ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट, बट एसटीटी इज इग्नोर्ड। फिर स्पेशल केसेस ऑफ कंप्यूटेशन ब्रैकेट में लिख लीजिए डीम्ड ट्रांसफर, डीम्ड ट्रांसफर। डीम्ड ट्रांसफर कितने केसेस है डीम्ड ट्रांसफर के? 5 केसेस है। पहला केस क्या है? 45 सबसेक्शन 1A। इसका टाइटल क्या है? इंश्योरेंस क्लेम ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स। मैंने आपको बनिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का केस बताया था। फैक्ट्री डिस्ट्रॉयड, इंश्योर्ड है फैक्ट्री और डिस्ट्रॉयड हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर बिकॉज
the asset should exist at the time of transfer or the asset was not existing. तो इसीलिए 45 सबसेक्शन 1A डालना पड़ा और इस केस को क्या नाम दिया गया? डीम्ड ट्रांसफर. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. YOC ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होगा? YOC इक्वल टू ईयर ऑफ रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम. लेकिन इंडेक्सेशन जिस ईयर में इंश्योरेंस क्लेम मिला वहां से नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन से लेकर एक्विजिशन आया. नेक्स्ट 45 सबसेक्शन 2 क्या है? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड. मैंने इसके रीजंस बताए थे, ये क्यों डाला गया, क्योंकि टैक्स की चोरी हो रही थी. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू एंड ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. और YOC इक्वल टू जिस ईयर में कन्वर्ट हुआ उस ईयर में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी. किस ईयर में टैक्सेबिलिटी आएगी? जिस ईयर में स्टॉक एंड ट्रेड बेचा जा रहा है. और इंडेक्सेशन कब से करेंगे? ईयर ऑफ कन्वर्जन टू ईयर ऑफ एक्विजिशन. 45 सबसेक्शन 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर. एडमिशन ऑफ पार्टनर में 2 सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था, बट फॉर इनकम टैक्स पर्पस इट वाज क्रिएटेड, देयरफॉर डीम्ड ट्रांसफर. और एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, और जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, अगर काइंड में कंट्रीब्यूट करता है तो जितना फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा. तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. YOC इक्वल टू YOT ईयर ऑफ ट्रांसफर टू ईयर ऑफ एक्विजिशन. इसमें तो कुछ है ही नहीं. 45 सबसेक्शन 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म. तो फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. YOC इक्वल टू YOT ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू ईयर ऑफ एक्विजिशन. कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द एसेट अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5. जैसे ही कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, गवर्नमेंट इनिशियल कंपनसेशन अनाउंस कर देती है. ये इनिशियल कंपनसेशन आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा. टैक्सेबल कब होगा? जब मिलेगा. तो YOC इक्वल टू ईयर ऑफ रिसीट ऑफ इनिशियल कंपनसेशन. इंडेक्सेशन ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन टू ईयर ऑफ एक्विजिशन आया. इसके बाद हमने एग्जम्पशन किया था. एग्जम्पशन में जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में है 54 to 54 GB. हमने GB का फास्ट ट्रैक नहीं बनाया है ना, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है. AE का मतलब एक्चुअल एग्जम्पशन, TE का मतलब टेम्पोररी एग्जम्पशन, YOC का मतलब ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, YOT का मतलब ईयर ऑफ ट्रांसफर. सेक्शन 54 का टाइटल क्या है? RHP ट्रांसफर्ड, RHP एक्वायर्ड कंडीशंस. किसको मिलेगा इसका एग्जम्पशन? क्या चीज बेचेगा? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? क्या चीज खरीदेगा? कब? जीरो डेट से 1 साल के, अगर पहले जाता तो 1 साल के अंदर, बाद में तो 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाएगा. जीरो डेट का मतलब द डेट ऑफ सेल ऑफ ओरिजिनल एसेट. और डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल. कितना एग्जम्पशन मिलेगा? एक्चुअल एग्जम्पशन प्लस टेम्पोररी एग्जम्पशन. कॉन्सेक्वेंस 1 क्या कहता है? टेम्पोररी एग्जम्पशन विड्रॉ होगा अगर डिपॉजिटेड अमाउंट इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड. तो जितना भी आपने डिपॉजिट करके टेम्पोररी एग्जम्पशन क्लेम किया था वो विड्रॉ कर लेंगे, माइनस डिपॉजिटेड अमाउंट से जो आपने एसेट एक्वायर किया RHP विद इन 2 इयर्स और 3 इयर्स वो माइनस कर देंगे. तो TE माइनस AE इक्वल टू LT. YOC इक्वल टू जीरो डेट प्लस 3 इयर्स. कॉन्सेक्वेंस 2 में हमेशा क्या लिखा होगा? न्यू एसेट ट्रांसफर विद इन 3 इयर्स. ये 3 साल कब से काउंट करेंगे? फ्रॉम द जीरो डेट से नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. आप लिख लो अगर आपको प्रॉब्लम है तो. अगर आप 3 साल के अंदर नया एसेट बेच देते हैं तो जो पहले कैपिटल गेन एग्जम किया गया था वो विड्रॉ करेंगे. पहले कौन सा कैपिटल गेन एग्जम किया गया था? लॉन्ग टर्म. प्लस जो 3 साल के अंदर बेच रहे हो तो कौन सा कैपिटल गेन अराइज हो रहा है? शॉर्ट टर्म. तो लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म इक्वल टू YOC इक्वल टू YOT. 54B अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचेंगे, खरीदेंगे क्या? रूरल या अर्बन एग्जम्पशन मिलेगा. बताइए किसको एग्जम्पशन मिलेगा? इंडिविजुअल या HUF को.
कौन सा एसेट बेचेगा? कितना साल पुराना होना चाहिए? 2 साल पुराना होना चाहिए। टाइम लिमिट फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट 0 डेट से 2 साल, 1 साल पीछे नहीं जाना, 3 साल आगे नहीं जाना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं है। डिपॉजिट स्कीम कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? ए प्लस टी। कॉन्स्टिट्यूशंस 1 में हमेशा डिपॉजिटेड अमाउंट वाला है, टी माइनस ए इक्वल टू शॉर्ट टर्म ऑब्लिक लॉन्ग टर्म, YOC इक्वल टू 0 डेट प्लस 2 years। 54 EC 54 EC का टाइटल बताइए। क्या चीज बेचेंगे आप? कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट खरीदेंगे क्या? 2 स्पेसिफाइड एसेट। वो 2 स्पेसिफाइड एसेट्स कौन से हैं? NHAI और RECL। लॉक इन पीरियड कितना है? 3 साल। तो एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड परचेज 2 स्पेसिफाइड एसेट। परचेज वर्ड नहीं लिखा हुआ वहां पर, एक्वायर्ड लिखा, मैं तेज हूं, कोई बात नहीं। 2 स्पेसिफाइड एसेट एक्वायर्ड, NHAI प्लस RECL, लॉक इन 3 years। किसको एग्जम्पशन मिलेगा? NASSC। क्या चीज बेचेगा? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। नया स्पेसिफाइड एसेट कितने महीने के अंदर खरीदेगा? 6 महीने विद इन 0 डेट। डिपॉजिट स्कीम कौन सा एग्जम्पशन मिलेगा? एक्चुअल एग्जम्पशन मैक्सिमम 50 लाख। कॉन्सिक्वेंसेस 1 क्योंकि डिपॉजिट ही नहीं किया, और कॉन्सिक्वेंसेस 2 अगर 3 साल के अंदर बेचोगे तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? लॉन्ग टर्म विल रिमेन शॉर्ट टर्म। YOC इक्वल टू, बहुत बढ़िया। 54F। क्या चीज बेचेंगे आप? किसको छोड़ के? क्या चीज खरीदेंगे? किसको एग्जम्पशन मिलेगा? क्या चीज बेचेगा? अदर देन RSP। और क्या चीज खरीदेगा? कब? टाइम लिमिट 1 साल पहले, 2 साल, 3 साल आगे। डिपॉजिट स्कीम एग्जम्पशन proportionate exemption is available, long term divided by net sale consideration into जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है खरीदने में, RSP खरीदने में। बताइए कॉन्सिक्वेंसेस 1 क्या कहता है? टोटल टेम्पोररी एग्जम्पशन माइनस एक्चुअल एग्जम्पशन, टेम्पोररी निकाल लो, इक्वल टू लॉन्ग टर्म YOC इक्वल टू 0 डेट प्लस 3 years। लॉन्ग टर्म विल रिमेन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म विल रिमेन शॉर्ट टर्म, YOC इक्वल टू, बहुत बढ़िया। 54GA acquired land building plant and machinery transferred, acquired land building plant and machinery in SEZ स्पेशल इकोनॉमी। किसको एग्जम्पशन मिलेगा? क्या चीज बेचेगा? कहां पर लोकेटेड है ये? अर्बन एरिया में। 0 डेट से वहां भी 1 साल है, और बाद में डिपॉजिट स्कीम एग्जम्पशन एक्चुअल प्लस टेम्पोररी। और 54B की तरह है कॉन्सिक्वेंसेस 1 टेम्पोररी एग्जम्पशन माइनस एक्चुअल एग्जम्पशन इक्वल टू शॉर्ट टर्म ऑब्लिक लॉन्ग टर्म, YOC इक्वल टू 0 डेट प्लस 3 years। कॉन्सिक्वेंसेस 2 लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म इक्वल टू शॉर्ट टर्म, YOC इक्वल टू YOT। आया